मान बेनीवाल एक तरफ है, राजकुमार राउत आपके जो सांसद है वो आप लोग एक साथ हैं, रविंद्र भाटी का एक विकल्प नजर आता है। थलपति बनना हर किसी का काम नहीं है। दे रहे हैं, खूब योजनाएं ला रहे हैं। उदयपुर के सांसद वो भी यही कह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी शिक्षा मंत्री जी को अपने दिमाग की भी सफाई करानी चाहिए। और दो दो मासूम बच्चे मर जाते हैं जो इस दुनिया को देख ही नहीं पाते हैं। मेरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए, संवेदना होगी, आदिवासियों के प्रति प्रेम होगा। कल ही मैं भी किसी मेडिकल पे गया था तो उन्होंने कहा आरजीएस हमने बंद कर रखा है क्योंकि 3-3 महीने 4-6 महीने तक कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। ऐसे ही आदिवासी को उठा के जेलों में डाला जाता है। संत वहां से चलकर अगर नंगे पांव जयपुर की धरती पर आकर आंदोलन करते और लट खाते हैं तो इस सरकार का विनाश निश्चित है। बंगाल के चुनाव के अंदर सरकार की सारी एजेंसियां, चुनाव आयोग, सारे लोग सिर्फ बीजेपी को जिताने में लगे हुए थे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार बनती है तो सरकार का एक उद्देश्य होता है, कर्तव्य होता है कि प्रदेश के अंदर जो प्रदेशवासी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनकी शिक्षा का ध्यान रखा जाए, प्रदेश के अंदर नौजवान युवाओं का ध्यान रखा जाए, प्रदेश के अंदर किसानों का ध्यान रखा जाए। और साथ साथ में यदि कोई घटनाएं होती हैं या कुछ भी अगर गंभीर विषय आता है सामने तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रदेश की सरकारों की होती है। यदि उनके रहते हुए ये सारी चीजें होती हैं तो ये कह सकते हैं बड़ा दुर्भाग्य होगा। अब कोटा की घटना जहां पर गर्भवती माताएं हैं, ये जब ये इस खबर को सुनते हैं तो सबका कलेजा कांपता है। कोटा की घटना हो या हमारे विधानसभा के अंदर लसाड़िया की घटना हो या फिर जयपुर की जो घटना थी, एसएमएस हॉस्पिटल जो इस प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए, उन आधुनिक सुविधाओं के बीच में यदि लोग इलाज कराने आए उसी हॉस्पिटल में आगजनी हो और वहां पर भी मर जाए तो भी सुरक्षित कहाँ है। जहां महिलाओं की कोटा की बात आई तो 5 से ज्यादा महिलाओं जो गर्भवती थी और एक नई दुनिया उनकी आने वाली थी, किसी की औलाद होती, तो ऐसे में उनकी किडनी फेलियर बताया गया, इनकी कौन सी ट्रीटमेंट हुआ, क्या हुआ, और दो दो मासूम बच्चे मर जाते हैं जो इस दुनिया को देख ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर चिंता का विषय होता है जहां पर सरकारों को आगे आकर गंभीर मनन करना चाहिए, इसमें सुधारात्मक रवैया होना चाहिए कि प्रदेश की किसी और माँ का कोई चिराग न उजड़े, प्रदेश के अंदर किसी और परिवार का कोई और चला न जाए दुनिया से। लेकिन कोटा की घटना के बाद में न चिकित्सा मंत्री मौके पे गए, न कोई बात हुई, न मुख्यमंत्री को रात्रि चौपाल का समय अपनी यात्रा करने में व्यस्त थे तो उनको समय नहीं मिला। तो ये कह सकते हैं लापरवाह सरकार है। इस सरकार के अंदर इतना अनदेखा जो हो रहा है वो पूरा प्रदेश देख रहा है। राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में मेरे प्रतापगढ़ जिले के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमें अच्छा लगा और हम मन ही मन सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संवेदना होगी, आदिवासियों के प्रति प्रेम होगा और आदिवासियों के प्रति देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी डबोक से उतरकर जब प्रतापगढ़ के बम्बोरी गांव में आते हैं उसी रास्ते के बीच में हमारा लसाड़िया का घाटा गांव पड़ता है। और हो सकता है तो लसाड़िया के घाटा गांव में अगर उनकी संवेदना होती तो आदिवासी बच्चों के घर परिवार तक आते, उन बच्चों को भी जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो अज्ञात बीमारी के कारण चले गए, उनको भी न्याय मिलता, उनको हॉस्पिटल की सुविधाएं बेहतर बनाते। न उनका चिकित्सा मंत्री जिम्मेदारी लेकर आए न कोई और आया। तो मैं ये मानता हूँ बेहद लापरवाह सरकार है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बेहद लापरवाही का मामला है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये घटनाएं होती हैं अस्पतालों की घटनाओं को लेकर, क्योंकि आपके उधर भी दवाई से जो कॉरेक्स जो शीशी होती है जिसको खांसी की शीशी उसको पीने से भी बच्चों की तबीयत बिगड़ती है, कई की मौत की खबर आती है, आपके उधर भी ये मामला आ जाता है। तो आखिरकार अब ये दवाइयों की बात ये सामने आ रही है, तो इतने दिन से लगातार ये चीजें हो रही थी फिर भी क्या सुधार नहीं हुआ? आरजीएसएस योजना जो एक बड़ी योजना है, जो लाखों कर्मचारी राज्य सरकारें हैं, पेंशनियर्स हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक योजना है, लेकिन अभी भी वो भी विवादों में है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो उन्होंने काम बंद कर रखा है, वो देख नहीं रहे हैं। जी हाँ, कल ही मैं भी किसी मेडिकल पे गया था तो उन्होंने कहा आरजीएस हमने बंद कर रखा है क्योंकि 3-3 महीने 4-6 महीने तक कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। जनप्रतिनिधियों को भी नहीं मिली। तो यहाँ तक ये हाल इस प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आरजीएस की बात तो ठीक है, इनके पास आज जो हॉस्पिटल के अंदर गर्भवती महिला जाए या कोई भी जाता हो तो यहाँ जांच कितनी हो पाती है नहीं हो पाती, पर उनको दवाइयाँ कौन सी मिल रही है ये भी कोई पता नहीं। दूसरी बात, इन्हें राजस्थान के अंदर देखना चाहिए किशोरी बालिकाओं के अंदर खून की हीमोग्लोबिन की कमियां हो रही है।
ट्राइबल क्षेत्र के अंदर बहुत सारी जगह हो रही है। जिन बच्चियों के अंदर नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन करना पड़ रहा है। ऐसे अनगिनत चीजें हो रही है जहां पर कोई धनी धोरी नहीं है इस प्रदेश का। सिर्फ और सिर्फ चौपालों में जाकर अपने लोगों को, अपने पक्ष के अपने कार्यकर्ताओं को बैठा के सिर्फ बातचीत करने से कोई हल नहीं हो सकता। प्रदेश की चिंता है तो प्रदेश के अंदर जो चिकित्सा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उन सबको बेहतर बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा। नहीं तो ये जनता देख रही है। यदि आप सच में प्रदेश का भला चाहते हैं तो जनता इस पे आगे रुख अपना करेगी। और इस बात का डर से पंचायती राज चुनाव भी नहीं कराया, क्योंकि 2.5 साल के अंदर फेलियर साबित हुए। अगर 2.5 साल के अंदर अच्छा काम करते तो चुनाव कराते। अब चौपालों में जा रहे हैं, गांव की अनगिनत समस्या है जो पंचायती राज के अंदर खत्म होती, और चौपालों में ऐसी कोई भी समस्या जो हल भी नहीं हो रही है। नहीं, वो तो सरकार तो कह रही है हम चौपाल के रास्ते उनकी समस्या सुन रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। शिके शिकायत लोगों को आगे बैठा कर कह रहे हो समाधान करेंगे। आम पब्लिक के अंदर आओ, बात करेंगे आमने सामने, तो पता लगेगा कितने लोगों की समस्या है। आप कहते हो कि कोई समस्या नहीं, कितने घंटे किसानों को बिजली मिलती है, कितने घंटे युवाओं को रोजगार कितना मिल रहा है। सरकार कह रही है हम तो दिन में दे रहे हैं बिजली। सरकार को दिन में इनकी एसी और कूलर चलते हैं, इसलिए उनको लगता है कि गाँव में दिन में आ रही है। इनको गाँव में एक दिन बैठना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि प्रदेश के मुखिया को एक दिन हमारे गाँव में हमारे साथ सो, पता लग जाएगा कि वहां पर तो क्या गए थे हालात ना है। आपके वहाँ? जब वो आते हैं तो आलीशान शानो शौकत वाली व्यवस्था होती है, कैसे पता लगेगा? मेरे जैसे खेत में आकर सोए तो पता लगेगा कैसी व्यवस्था होती नहीं होती। अभी आपके वहाँ एक मामला आया था जहाँ डिप्टी सीएम दिया कुमारी जाती है, उनके एक विधायक कहते हैं कि पोशार का सामान इस तरह से है तो जानवर भी नहीं खा सकते। तो क्या इस तरह की स्थिति आपके वहाँ है? जी हाँ, ये एक विधायक ने हिम्मत करके सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की, जो गोकुलदास से माननीय विधायक जी हैं। और ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी के मामले में पार्टी के नाम पर डर के मारे बोलते नहीं, लेकिन किसी विधायक ने तो कम से कम हिम्मत तो की। और हम लोग लगातार बोलते आ रहे थे कि यहाँ पर लगातार गड़बड़ियां हैं। अनगिनत पैसा ट्राइबल के उत्थान के लिए आता है, ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जो पोषार पशु नहीं खाते हैं, वो वो अगर आम बच्चों को दिया जाएगा तो उनकी जिंदगी पे, उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। इसको लेकर सरकारों को कोई चिंता नहीं है। और इसको लेकर मंत्री जी सिर्फ आते हैं, वहां पर बोल तो जाएंगे। मंत्री जी तो कह रहे हैं हम तो खूब पैसा दे रहे हैं, खूब योजनाएं ला रहे हैं। उदयपुर के सांसद वो भी यही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको धरातल पर देखना चाहिए, पैसा कहाँ जा रहा है, क्या सारी योजनाएं आम गरीब तक पहुंच पा रही हैं। जब उनका खुद का विधायक ये साबित कर रहा है कि वास्तव में सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार घुस चुका है। और आज डूंगरपुर का अखबार हो, कभी कभी प्रतापगढ़ का अखबार हो, कभी उदयपुर का अखबार हो, तमाम खबरें लगातार आती है कि टीएडी घोटाला, हॉस्टल घोटाला, कभी बच्चों ने कलेक्टर के सामने धरना दिया, कीड़े मकोड़े इस अनाज के अंदर आ रहे हैं। ऐसा पोषाहार जो जीते जी कोई खा नहीं सकता, ऐसा हमारे ट्राइबल को दिया जाएगा तो कतई स्वीकार नहीं है। लेकिन इसकी जांच भी कभी नहीं होती। अनगिनत घोटाले जो विधानसभा के अंदर मैंने भी उठाए थे। कभी संभाग आयुक्त तो होता है, जिम्मेदारी वाला बहुत बड़ा पद पे होता है, संवैधानिक पद पे होता है, उसके फर्जी साइन से 4.5 करोड़ के टेंडर लग जाते हैं। तो कभी डूंगरपुर के भाव अलग होते हैं सामान खरीदने के, कभी प्रतापगढ़ के अलग होते हैं, कभी बांसवाड़ा के अलग होते हैं, तो कभी बारा के अलग होते हैं। और सिरोही जैसे को बिना टेंडर के किस प्रक्रिया में कहाँ पर कौन जिम्मेदार है, ऐसे अनगिनत चीजें जो सामने आ रही, पर कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं। और जो आप जिन लोगों का और भी नाम ले रहे हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये धर्म, बीएपी पार्टी, इन बातों के अलावा फुर्सत नहीं है। जब भी फुर्सत मिलती है तो इस देश के अंदर अलग अलग जगह पर, ठंडी जगहों पर भ्रमण करते हैं। भ्रमण के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। काम होता तो जनता ने जो जिताया है। तो आज इलाके के अंदर जिस तरह की गंभीर समस्या है, पानी की समस्या है, मैं भी एक विधायक हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक पानी की समस्या को खत्म करूं। अब एक अकेला आदमी जो करता है, तो सारे लोग जो राजनीति के अंदर है, सरपंच से लगाकर सांसद तक के सारे जिम्मेदारी लेते हो तो जनता को राहत मिल सकती है। लेकिन जिम्मेदारी से हटकर सिर्फ दूसरों को कोसने के काम करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो जो भी विधायक सरकार की कमियां गिना रहे हैं, वो वैसे तो लोग वो इनको बदले पोशार हैं। का जो सामान है, जो जितना पैसा मिल रहा है, क्या उसमें भ्रष्टाचार है क्या? बिल्कुल है भ्रष्टाचार। लगातार अखबार की सुर्खी में भ्रष्टाचार सामने आता है। और यहाँ पर 3-3 महीने तक एक्सपायरी डेट के सामान भी मिलते हैं। जो एक बार मैंने जांच भी में खुद आंगनवाड़ी में गया था, तो आंगनवाड़ी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, वो भी इस बात से डरते हैं कि हम अगर पोल खोलेंगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिसके पेट भरने के लिए उस नौकरी का सहारा हो, वो क्यों बोलेगा। तो तो वो वो एक बात और की जो सफाई की बात लगातार शिक्षा मंत्री कर रहे हैं मदन दिलावर जी, वो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के साथ सफाई की व्यवस्था भी, क्योंकि पंचायत राज मंत्री भी है, तो वो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा पैसा सफाई के लिए। तो क्या सफाई पंचायतों में हो रही है आपके वहाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी शिक्षा मंत्री जी को अपने दिमाग की भी सफाई करानी चाहिए। अच्छा।
क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जो चीजें जरूरी है उसके लिए बजट नहीं है। कभी आप शिक्षकों को पेड़ों के लिए पेड़ लगवाने के लिए जबरदस्ती करते हो, कभी किसी और काम के लिए, कभी सफाई के लिए आप पैसा लगा रहे हो। स्कूलें टूटी हुई है, बिल्डिंगें टूटी हुई है, कहीं जर्जर अवस्था में है, कहीं पर पानी टपकने की स्थिति आती है बारिश के समय में। आज कुछ दिन पहले बांसवाड़ा के एक अखबार में खबर आई थी कि अभी गर्मी के समय में खबर आई कि प्लास्टर गिरने से 5 बच्चे घायल हुए थे। हाँ, और ऐसी स्थिति में अभी बारिश का समय शुरू होने वाला है, तो आप अपने दिमाग की सफाई कराकर पहले आप वास्तविकता में देखो कि पैसा कहाँ जरूरत है और कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ आवश्यकता है। और आप जिस दिन से जीते हो तब से ऐसी कोई भी अलग अलग चीजें जो स्पेशल आपके थ्रू हुई हो नहीं हुई। आप थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर नहीं करवा पाए, डीपीसी नहीं करवा पाए, आप नई भर्ती को अधिक नहीं करवा पाए, तो कुछ भी नहीं करवा पाए। और पंचायती राज के अंदर हाल ये है, नरेगा ठप पड़ा है, मेट दुखी है। आपने शिक्षा का बंटाधार किया लेकिन पंचायती राज को भी गर्त में लेके चले गए। ऐसी स्थिति के अंदर यह हाल चला गया है, जो प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। जो ऐसा लगता है हमको, सारा प्रदेश अभी देख रहा है कि कैसी सरकार के हाथ में राज दिया है। जिस तरह से संतों की बात की जाती है, अभी बैराना धाम जो दूदू में है, वहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। संत इस बात को लेकर कह रहे हैं, दादू पंथ के संत हैं, कि यहाँ पर जो आसपास की जमीन है उसे रीको को दे दिया गया है। हमारी जो संतों की भूमि है उसे छीन बीन किया गया है। एक तस्वीर भी सामने है, वीडियो भी सामने है, जहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं, संत उसका विरोध कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ मामला, अगर बात करें पश्चिम राजस्थान की, तो ओरन भूमि को बचाने के लिए एक यात्रा निकलती है। उससे पहले खेजड़ी को बताने के लिए संत बैठ जाते हैं, वो भी आंदोलन करते हैं। कैसे देखते हैं? साधु संतों का जो बात कही जाती है कि संत वो है जो सांसारिक मोह माया और स्वार्थ की दुनिया से बिल्कुल हटकर रहते हैं, जिन्हें हमेशा अपने आस्था पर विश्वास रहता है। और जब साधु संत अपनी आस्थाओं को, विश्वास को छोड़कर सरकारों के खिलाफ अगर मोर्चा खोल के खड़े हैं, तो ये निश्चित तौर पर इनका विनाश जरूर होता है। और जिस प्रकार से जो संत धरने पे बैठे, मैं कहना चाहूंगा कि उनको ये मुसीबत आनी चाहिए थी। ये अगर नहीं आती तो उनको एहसास ही नहीं होता, जिस बीजेपी के साथ में वो अंधभक्ति के साथ चल रहे थे, कि ये बीजेपी सत्ता के लिए ही सिर्फ और सिर्फ हिंदू करेगी, सनातनी की बात करेगी, ये सत्ता के पाने के लिए ही हिंदू खतरे में बात करेगी। लेकिन आज जब जो संत बरसों से उस जमीन पे रह रहे हैं अपनी आस्था को लेकर, उस जमीन को उजाड़ने के लिए सबसे पहले आगे आई। और आज सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, आप ऐसे कानून और ऐसे नियम क्यों बना रहे हो जहां पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। कभी अरावली का कानून लाए, अरावली के अंदर भी ऐसी अनगिनत देवस्थान है जहां पर पुरखों के देवस्थान है, वो सारे उजड़ने की बात आएगी, कोई स्पष्ट नहीं हुआ। ओरन की बात है जहां पर पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर सारे लोग घर घर आंदोलन चल रहा है। ये पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं है, ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि पेड़ नहीं रहेगा उस रेगिस्तान के अंदर, तो आज पर्यावरण संतुलन बिगड़ेगा और अनगिनत चीजें वहां पर होगी, जो इसका भुगतान सबको करना पड़ेगा। वो संत वहां से चलकर अगर नंगे पांव जयपुर की धरती पर आकर आंदोलन करते और लट खाते हैं, तो इस सरकार का विनाश निश्चित है। तो जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं, आपके उधर भी एक बड़ी घटना हुई थी जिसका आप लोगों ने विरोध किया था, एक जिस तरह की, और उसका अभी तक क्या न्याय मिल पाया उसको? क्योंकि लगातार बातचीत हो रही थी, अनिल भील करके थे जो। मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और ऐसी कानून व्यवस्था है जहां पर किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये आज सिर्फ बांसवाड़ा के अंदर घटना हुई ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर कई अनगिनत घटनाएं अलग अलग हिस्सों में सुनाई देती है, जो कई कागजों में, फाइलों में दब जाती है घटनाएं, तो कहीं कोई आगे ही नहीं आता है। कभी नेताओं के धमकियों से प्रशासन काम करता है, तो कभी मिली भगत से, तो कभी किसी और कारण से। लेकिन एक तरफा कार्रवाइयां भी होती है। एक तरफ कोई मृतक मर जाता है तो गोगुंदा के अंदर लोग धरने पर बैठते हैं, और जो धरने पे न्याय मांगने बैठते हैं उन्हीं को लाठियां और चलाई जाती है, उन्हीं के पांव तोड़कर जेलों में डाला जाता है। दूसरी तरफ सबके सामने है कि मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, कैसे मारा गया, इस बात पर भी किसी को जेल में नहीं डाला जाता है। किसी के कहने पर 151 की जगह सीधा जैसी किया जाता है। ऐसे ही आदिवासी को उठा के जेलों में डाला जाता है, और कोई अपराधी भी सीधे सामने से घूम रहा है। ये अनगिनत चीजें होती है, कभी भीलवाड़ा में सुनाई देती है, कभी जालौर में सुनाई देती है, कभी पूरी इधर सुनाई देती है, नागौर साइड में सुनाई देती है, कभी कहीं और सुनाई देती है। तो ये लगातार जो घटनाएं होती हैं, इस पर कभी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, जिसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले वक्त में क्या लगता है आपको कि जिस तरह की राजनीति है, क्योंकि अब 2.5 साल सरकार को हो गए हैं, किस तरह की आप देख रहे हैं? क्योंकि जो राजस्थान का परिदृश्य है वो बदलेगा, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव भी आपने देखे हैं, जो परिणाम सामने आए, पश्चिम बंगाल की बात कर लें,
असम की बात कर लें, तमिलनाडु में एक नया परिवर्तन हुआ, जहाँ पर पहली बार ही सरकार बनती नजर आ रही है और बहुमत में सरकार आ गई। किस तरह से देखते हैं इन 5 राज्यों के चुनाव को? मैं ये कहना चाहूंगा, इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, बंगाल के चुनाव के अंदर सरकार की सारी एजेंसियां, चुनाव आयोग, सारे लोग सिर्फ बीजेपी को जिताने में लगे हुए थे, कार्यकर्ता बनकर काम किया था। दूसरी ओर बंगाल की पुरानी पार्टी और वहां के लोगों ने पुरानी परिपाटी से चुनाव लड़ा, और तमिलनाडु का जो चुनाव था वो धर्म से हटकर था। वो ये जो बनी बनाई बातें हैं उससे हटकर था। वो मूल बातों पर था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर था। वो आने वाले प्रदेश की जरूरतों पर था, और लोगों ने पैसों के बदले वोट नहीं दिया, लोकतंत्र को समझा, लोकतंत्र के महत्व को समझा, और लोकतंत्र के अंदर वोट के महत्व को समझा। इसीलिए दोनों ही पुरानी पार्टियां जो परंपरागत बनती आ रही थी उनको उखाड़ फेंका। राजस्थान के अंदर भी परिपाटी बदलेगी। राजस्थान का नौजवान भी देख रहा है, राजस्थान का किसान भी देख रहा है, राजस्थान का हर एक व्यक्ति देख रहा है कि प्रदेश की सरकार 2 साल पहले किन मैनिफेस्टो पर सरकार बनाई, किन मैनिफेस्टो के साथ में सरकार आई, और आज सरकारों ने 2.5 सालों के अंदर क्या किया, या फिर सरकार यात्राएं करती हुई सिर्फ नजर आ रही है, तो पूरा प्रदेश देख रहा है। और इस सरकारों को बदलने का काम भी प्रदेश के लोगों का है, जो 8 करोड़ प्रदेशवासियों का है। और निश्चित तौर पर, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जब जब कहीं कोई आंदोलन होते हैं, धरने होते हैं, तो आपके ही कर्मों से होते हैं। यदि आप लोगों के पास एक बार बारी आती है, उस बारी को चूक जाते हैं। मैं तो ये साथ साथ में ये भी कहूंगा कि आप ये राजस्थान की परिपाटी है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो तीसरे विकल्प भी तैयार हो रहे हैं, उनकी तरफ भी देखें, उनको भी समझें। तो आप क्या तीसरे विकल्प के रूप में तो अपनी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप हनुमान बेनीवाल एक तरफ हैं, राजकुमार राउत आपके जो सांसद हैं वो आप लोग एक साथ हैं। दूसरी ओर बात करें तो कई और विकल्प नजर आते हैं, रविंद्र भाटी का एक विकल्प नजर आता है। तो क्या ऐसी संभावना आने वाले दिनों में बन सकती है, पंचायत राज चुनाव से पहले या उसके बाद? ये बात तो अलग हो सकती है कि आगे की भविष्य की संभावना क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता उब चुकी है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अब वो चाहती है कि विकल्प दूसरा होना चाहिए, और जब तक दूसरा विकल्प नहीं होगा तो कंपटीशन नहीं होगा, और कंपटीशन नहीं होगा तो काम करने की भावना पनपेगी नहीं। इसलिए तीसरा विकल्प होना चाहिए। और आगामी समय में जो लोग ईमानदारी चाहते हैं, जो लोग शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, जो लोग इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर तीसरी तरफ रुख रखेंगे। क्या तमिलनाडु की तरह कोई विजय थलपति बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? अब ये जनता का प्रेम है, थलपति बनना हर किसी का काम नहीं है, और ये 8 करोड़ प्रदेशवासियों के हाथ में है कि वो किसको थलपति बना सकते हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे थावरचंद नामौर, बाप के विधायक हैं, और ये लगातार बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। वहीं जो कोटा की घटना गई जो सामने आई, जिस तरह की मौतें सामने आई, लगातार इस तरह की जो है अस्पतालों की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो दवाई पीने से हो, चाहे वो गलत इंजेक्शन लगाने से हो, चाहे दवाई देने से हो, डॉक्टरों की लापरवाही है, क्या है इसकी जांच होनी चाहिए। और कहीं न कहीं जो दोषी है उन्हें उस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं जांच करके ये साबित करना होगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आखिरकार किस तरह से लगातार सरकार काम कर रही है। सरकार चौपाल कर रही है, लोगों की बातें सुननी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनका समाधान भी होना चाहिए। इनके वहाँ जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री गए, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी घटनाएँ होती, सुनना चाहिए था। अब आने वाले वक्त में किस तरह की राजनीति होगी और किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो है चीजें सामने आती हैं। राजस्थान की तमाम राजनीतिक बातों के लिए हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।